और अव्यक्त शोषणकारी रूपों का साक्षात्कार कराती हुई एक मां अपनी बेटी को जिंदगी में आगाह करती हुई दिखाई देती है। अपने जीवनानुभवों के भीतर से वो सारे के सारे जो पितृसत्ता के शोषणकारी जो रूप हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं, उसकी जो प्रविधियां हैं, उसके जो संस्कार हैं, जिस तरह से जीवन भर हमारा पीछा नहीं करते हैं और हमारा शोषण करते रहते हैं, एक मां अपनी बेटी को प्रशिक्षित करती है। बहुत बड़ी भूमिका है, क्रांतिकारी भूमिका है। लेकिन जब वो मातृत्व का महिमा मंडन करती है, उसे अपनी बेटी के अविवाहित रह जाने का दुख केवल इसलिए है। मैं सभा का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक मां जो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, कुछ ही क्षणों के बाद उसकी मौत होने वाली है, वो अपनी बेटी के अविवाहित रह जाने पर केवल इसलिए बहुत दुखी है और रह रह करके इस प्रकार का एक प्रश्न बहुत सांध्य भाषा में उसके सामने वो प्रश्न उपस्थित करती है कि वो अंततः मातृत्व सुख जीवन में अर्जित नहीं कर सकी। मैं उन स्त्री विमर्शकारों के तर्क का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो दुनिया के पैमाने पर जो स्त्री आंदोलन चल रहे हैं, उस स्त्री आंदोलन में मातृत्व के विरुद्ध जो तर्क दिए जा रहे हैं, मैं उन तर्कों का इस्तेमाल इस सभा में नहीं करूंगा। मैं उनके साथ अगर खड़ा होकर के तर्क का इस्तेमाल करने जाऊंगा तो अपनी पूरी की पूरी विचार प्रक्रिया को एक दूसरे ट्रैक पर मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं नहीं, मैं केवल मातृत्व के उस महिमा मंडन का जो प्रयास ए लड़की नाम के उपन्यास में कृष्णा सोबती करती हैं, उसके बारे में विचार करने के लिए मैं केवल आपके सामने उस स्त्री को प्रस्तुत कर रहा हूं जो अपनी शरीर शास्त्रीय अक्षमताओं और दोषों के कारण मां जीवन में नहीं बन सकी है। ऐसी कोई स्त्री अगर इस उपन्यास में मातृत्व के महिमा मंडन का कृष्णा सोबती जिस तरह का उसके लिए तर्कशास्त्र उपस्थित करती हैं और बहुत ही प्रभावोत्पादक काव्यात्मक भाषा में जैसे लगता है कि हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, उसके तमाम सारे टुकड़े सर ने यहां से प्रस्तुत किए। मैं उस मातृत्व के बारे में बात करना चाहता हूं कि उस स्त्री के दृष्टिकोण से इस पूरे के पूरे तर्कशास्त्र को मातृत्व के पक्ष में जो तर्क दिया गया है या मातृत्व को जो महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है, उस मातृत्व के उस महिमा मंडन की व्याख्या की जानी चाहिए और उस स्त्री के दृष्टिकोण से व्याख्या की जानी चाहिए जो स्त्री अपनी किसी अर्जित की हुई कमाई हुई अक्षमताओं के चलते नहीं, बल्कि जो स्त्री प्राकृतिक तौर पर जन्म के साथ ही अगर उसके भीतर कोई शरीर शास्त्रीय दोष और विकृति आ गई है और वो मातृत्व सुख नहीं अर्जित कर पा रही है, तो वो इस मातृत्व के महिमा मंडन को किस दर्शन में और किस परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करेगी, उसके साथ खड़ा होकर के इस पीड़ा को समझने की कोशिश की जाए। और दूसरी चीज, यह मातृत्व भी कृष्णा सोबती के यहां अचानक ऐसे नहीं आ गया है। इस मातृत्व को समझने के लिए आपको महादेवी वर्मा तक भी जाना पड़ेगा और श्रृंखला की कड़ियां में इसमें बहुत सारे हमारे शोधार्थी और एमए के विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। मैं उन लोगों से भी यह प्रस्ताव करूंगा कि श्रृंखला की कड़ियां में हिंदू स्त्री का मातृत्व या स्त्रीत्व, हिंदू पत्नी का स्त्रीत्व नाम का एक लेख है श्रृंखला की कड़ियां में, और उसमें देखा जाए कि महादेवी वर्मा स्वावलंबन की चर्चा करते हुए, आर्थिक संदर्भों की बातचीत करते हुए और अंततः वो मातृत्व पर पहुंच जाती हैं। और मैं महादेवी वर्मा का वो खतरनाक वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ये रहा है हमारे अपने सामाजिक ढांचे में, भारतीय सामाजिक ढांचे में पितृसत्ता के मूल्य कितने परोक्ष और अदृश्य रूप में लोगों की चेतना और उसकी तलहटी में बैठे हुए हैं कि महादेवी वर्मा भी उससे मुक्त नहीं थी। और महादेवी वर्मा ने उसके बारे में कहा है कि एक स्त्री के गरिमा का चरम विकास उसके मातृत्व में है। पितृसत्ता के प्रति एक अघोषित तौर पर या ये समझ लीजिए कि अचेतन तौर पर, कई बार सचेतन तौर पर लोग उन मूल्यों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अचेतन तौर पर भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें घटित होती रहती हैं।
मैं कृष्णा सोबती के पक्ष में, और मैं उसी मिश्रित व्यक्तित्व और विचार चेतना का जो मिश्रित वैचारिक परिप्रेक्ष्य है, जिसे मैं कृष्णा सोबती का वैचारिक अंतर्विरोध और उनका वैचारिक द्वंद्व कहता हूं, उसी वैचारिक द्वंद्व और वैचारिक अंतर्विरोध में कृष्णा सोबती की व्याख्या करनी होगी। उनके यहां सकारात्मकता के संदर्भ भी बहुत ज्यादा हैं और उनके यहां ऐसे भी प्रश्न हैं जिस पर खड़े होकर के उस पर विचार करने की जरूरत है। जब वो अपनी बेटी से ये कहती हैं कि अंततः संपत्ति का जो मामला होगा, संपत्ति के उत्तराधिकार का, वो तो बेटे के ही हिस्से जाएगा, तुम उस घेरे से बाहर रहोगी। बार बार स्त्री और पुरुष, अभी संजीव कुमार जी बता रहे थे अपने वक्तव्य में कि पहली बार वर्गीय विभाजन, मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार वर्गीय विभाजन, क्लास डिवीजन स्त्री और पुरुष के बीच में हुआ था। और स्त्री और पुरुष के बीच में जो क्लास डिवीजन हुआ था, उस क्लास डिवीजन का सबसे बड़ा जो तार्किक आधार था वो यही था कि जो भौतिक उत्पादन, भौतिक और आर्थिक उत्पादन के जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से स्त्री इतिहास की एक यात्रा में विच्छिन्न हो गई, उससे कट गई, और यह वर्गीय विभाजन हुआ था। उस वर्गीय विभाजन के संदर्भ में आप ये देखिए कि संपत्ति के उत्तराधिकार का सवाल स्त्री के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर दुनिया के संविधान राजनीतिक स्तर पर निर्णय ले रहे हैं और संविधानों में संशोधन किए जा रहे हैं। लेकिन कृष्णा सोबती के यहां संपत्ति का वह अधिकार बेटे को मिलेगा। तो अगर ए लड़की की वो जो मां है, वो मां एक नैरेटर है, एक वाचक है, और आप जानते हैं कि इस उपन्यास में घटनात्मकता नहीं है, केवल संवाद है, तो मां जो अपनी बेटी के साथ संवाद करती है, उस मां में अगर हम कृष्णा सोबती को खोजने की कोशिश करें तो हमें यह दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन के सांस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों पर कृष्णा सोबती हमारे सामने समस्या पैदा करती हैं, और उनके बारे में विचार करते हुए हमें उन वैचारिक द्वंद्वों और अंतर्विरोधों को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इतिहास की प्रक्रिया, बस केवल 5 मिनट का समय मैं लेकर के और बातचीत का उपसंहार करूंगा, बहुत आश्चर्य की भी बात नहीं है। किसी भी लेखक, किसी भी विचारक और दार्शनिक के बारे में अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो समय संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में रख करके उसकी बात कीजिए। मैं जिस 1967 की बात, रचना की बात कर रहा हूं और जिस 1991 की बात कर रहा हूं, 1967 की कौन कहे, 1991 तक भी स्त्री विमर्श हिंदी में ठीक ठीक तरीके से शुरू नहीं हो पाया था। मैं उस 1991 की बात कर रहा हूं जिस 1991 में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के कम से कम हंस पत्रिका के माध्यम से जो भूमिका राजेंद्र यादव की बनी थी, और हंस की उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए जिस राजेंद्र यादव को कई बार हम दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के प्रवर्तक तक कह डालते हैं, उनकी पत्रिका की जो भूमिका बनी थी, उस राजेंद्र यादव को भी 1991 तक हंस के पृष्ठों पर विधवा विलाप जैसा पद छापने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पूरे एडिटोरियल में, हंस के पूरे एडिटोरियल में पढ़े लिखे लोग थे, सारे के सारे वामोन्मुख प्रगतिशील लोग थे। और एक लेख छपा अशोक वाजपेयी की एक बहस का जवाब देते हुए, बीच बहस में एक लेख छपा 1991 में, और उस 1991 में उस लेख का शीर्षक था कहानी पर विधवा विलाप। आप विधवा विलाप जैसे शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। विधवा विलाप व्यंग्य में लिखा गया था। विधवाएं जो विलाप करती हो, क्या हमारी भाषा में व्यंग्य का संदर्भ बनेगा? किसी विधवा के करुण क्रंदन को, उसके विलाप को आपने देखा है? उसके दृश्य की आप कल्पना कीजिए, उसके रुदन की आप कल्पना कीजिए। ऐसे हृदय विदारक दृश्य को व्यंग्य शीर्षक में विधवा विलाप जैसे पद का इस्तेमाल किया गया, और राजेंद्र यादव और उनकी समूची हंस का जो एडिटोरियल बोर्ड है, उसकी आंखों के नीचे से निकल गया और ये शीर्षक छपा। मैं कहना चाहता हूं कि समय के साथ नए नए मुद्दे पैदा होते हैं। स्त्री विमर्श के भी और स्त्री प्रश्नों और उसकी व्याख्या का भी संदर्भ जो है वो इतिहास के सापेक्ष, उसके कालखंड के सापेक्ष आपको देखना पड़ेगा। अगर कृष्णा सोबती
1991 में प्रकाशित होने वाली ए लड़की, अभी तक तो मैंने मातृत्व का संदर्भ देकर के कृष्णा सोबती पर सवाल उठाया था, लेकिन अब कृष्णा सोबती के साथ इतिहास के उस विशेष कालखंड में उनकी चेतना के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खड़े होकर के जब हम सोचने की कोशिश करते हैं तो लगता है इतिहास के सापेक्ष अगर ये प्रश्न, मातृत्व वाला प्रश्न, उत्तराधिकार वाला वो प्रश्न इस तरह से डील कर रही थी अपने उपन्यास में, तो बहुत सहानुभूति के साथ उनके साथ सोचने की जरूरत है। आखिर में मैंने अभी महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी ने